हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी की। थर्मोडायनेमिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे पहले हमने अपने चैनल पर 3 वीडियोस चैप्टर की ऑलरेडी अपलोड कर दी है। यदि आपने वो 3 वीडियो हमारी नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि एक वीडियो दूसरी वीडियो से लिंक्ड रहती है। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन तीनों वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा ताकि आप उन तीनों वीडियो को ध्यान से देख सकें। ओके, और जो स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार देख रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए रिक्वेस्ट की जाती है, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। इससे पहले हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे हीट कैपेसिटी के बारे में। हीट कैपेसिटी को ब्रीफली डिस्कस कर देते हैं। हीट कैपेसिटी वो अमाउंट का हीट होते हैं जो किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ ए 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस रिक्वायर्ड हीट इज सेड टू बी हीट कैपेसिटी। ओके, यानी किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो आवश्यक उष्मा का मान होता है उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट। क्लियर बात? और हम ये फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Q इजिकल टू एम सी डेल्टा टी, ये फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो में। अब इस फॉर्मूले के बिहार पर ही हम लेंगे फॉर 1 मोल Q इजिकल टू हो जाएगा सी डेल्टा Q इजिकल टू सी डेल्टा टी फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम तो क्यू वी इजिकल टू हो जाएगा सी वी डेल्टा टी। क्यू वी इजिकल टू हो जाएगा सी वी डेल्टा टी फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? डी क्यू इजिकल टू होता है डी ई प्लस ई डी वी। डी ई इजिकल टू डी क्यू प्लस पी डी वी। क्लियर बात? और फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम डी क्यू वी इजिकल टू हो जाएगा डी ई वी प्लस 0, बिकॉज डी वी इजिकल टू 0। ओके, तो ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो सी वी इजिकल टू आ जाएगा हमारा, सी वी इजिकल टू आ जाएगा क्यू वी अपॉन, या डी टी को डेल्टा टी कह सकते हैं हम इसको। डेल्टा टी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो सी वी इजिकल टू हो जाएगा डी ई वी अपॉन डी टी, डी ई वी अपॉन डी टी, और सी वी इजिकल टू हो जाएगा डी ई अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो ये हमारा एक डेरिवेशन ड्राइव होता है, ये है हमारी सी वी। तो हीट कैपेसिटी 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है हमारी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज सी वी से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम, और सेकंड होती है हमारी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी वी। क्लियर बात? तो हमने ये सी वी के लिए एक डेरिवेशन ड्राइव किया, सी वी इक्वल हो जाएगा डेल डी ई अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। और इसको कैसे ड्राइव किया ये आप देख ही रहे। हमने ये डेरिवेशन पहले डिस्कस किया था, क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी फॉर 1 मोल, की क्यू इक्वल टू सी डेल्टा टी फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, क्यू वी इक्वल टू सी वी डेल्टा टी फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो डी क्यू वी इक्वल टू डी ई, और ये वैल्यू हम इसकी कहाँ पुट करेंगे? फिर यहाँ पर पुट कर दिया, ये पुट कर दिया, तो सी वी इजिकल टू हो जाएगा डी ई अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। क्लियर बात? अच्छा, अब इसी प्रकार हम बात करते हैं सी पी की। अब सी पी के लिए कैसे ड्राइव करेंगे इसको हम ध्यान से समझते हैं। देखना, डी की इजिकल टू हो जाता है डी क्यू इजिकल टू होता है डी एच, ये एंथैल्पी होता है, और एंथैल्पी इजिकल टू हो जाएगा डी ई प्लस पी डी वी, डी ई प्लस पी डी वी। क्लियर बात ये? अच्छा, अब इसी के बिहाफ हम इस एट कांस्टेंट प्रेशर
एट कांस्टेंट प्रेशर, तो डी क्यू पी इक्वल टू हो जाएगा डी एच पी। क्लियर बात। तो इसके प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ क्यू के प्लेस पर डी क्यू पी, तो एट कांस्टेंट, तो ये जो हमारा सी होगा ये प्रेशर के लिए सी पी के रिप्रेजेंट करेगा, तो सी पी इक्वल हो जाएगा डी क्यू पी अपॉन डेल्टा टी। क्लियर बात। और इस क्यू पी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो सी पी इक्वल हो जाएगा डी एच अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर इसको बोल दो फर्स्ट इक्वेशन और इसको बोल दो आप सेकंड इक्वेशन। क्लियर बात। तो ये डेरिवेशन थे हमारे हीट कैपेसिटी के। हीट कैपेसिटी टू टाइप के होते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए सीवी और कांस्टेंट प्रेशर के लिए सीपी। हमने सीवी के लिए डेरिवेशन ड्राइव कर लिया डेल ई अपॉन या डी ई अपॉन डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और सीपी के लिए डेरिवेशन आ डी एच अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। एच को यहाँ पर डिफाइन करते हैं एंथैल्पी, एंथैल्पी, और यहाँ पर ई डिफाइन करेगा इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। क्लियर बात। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके बीच रिलेशन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीबी, उसका डेरिवेशन हम करते हैं। क्लियर। इसको जरा ध्यान से नोट कर लेना आप। रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी, इसको दूसरा बोलते हैं मेयर फॉर्मूला, मेयर्स फॉर्मूला, दूसरा नाम मेयर्स फॉर्मूला। एक साइंटिस्ट के नाम है मेयर फॉर्मूला, जिन्होंने इनके बीच एक रिलेशन ड्राइव किया था। उस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको डेरिवेशन करेंगे। क्लियर बात। अच्छा, अब हम एक एक टर्म को ध्यान समझते हुए चलेंगे ताकि हमारा डेरिवेशन क्लियर हो सके। अब हम अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, वो कहता है डी क्यू इक्वल टू होता है डी ई प्लस ई डेल्टा या पी डी वी। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। क्लियर बात। अच्छा, अब इसी के बिहार पर हम एक रिलेशन प्रूव करेंगे। देखना यहाँ से हम एक एक्सप्रेशन ले सकते हैं यहाँ से ना, या क्यू इक्वल टू क्या होता है सी डेल्टा टी, ये हम जानते हैं फॉर वन मोल, ओके, फॉर वन मोल। तो हम इसी के बिहार पर हम एक एक्सप्रेशन ले सकते हैं। तो डी क्यू इक्वल टू होता है हमारा, डी क्यू इक्वल टू होता है हमारा एन सी पी डेल्टा टी, यहीं से ले लेंगे एन सी पी डेल्टा टी, यहीं से ले लिया हमने। डी क्यू इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। क्लियर बात। और हम यहाँ से डी ई की वैल्यू पुट कर निकाल सकते हैं। यहाँ से डी ई इक्वल टू आ जाएगा, डी इक्वल टू आ जाएगा एन सी बी डेल्टा टी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लिया हमने। डी ई इक्वल टू आ जाएगा एन सी बी डेल्टा टी। क्लियर बात। अच्छा, अब इन दोनों एक्सप्रेशन को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो डी क्यू के प्लेस पर हम लोग पुट कर देंगे क्या, डी क्यू के प्लेस पर हम पुट कर देंगे एन सी पी डेल्टा टी, और डी ए के प्लेस पर पुट कर देंगे एन सी बी डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा या पी डेल्टा बी या डी बी, पी डेल्टा। क्लियर बात। अच्छा, अब हम एक अनदर एक्सप्रेशन का हेल्प लेंगे अब इसके लिए। देखो इसको रख कर देते हैं यहाँ से। हम आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जानते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। क्लियर है। फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर एंड टू डिफरेंट वॉल्यूम, PV1 इक्वल टू nRT1 एंड फॉर वॉल्यूम PV2 इक्वल टू nRT2। PV2 माइनस PV1 इक्वल हो जाएगा nRT2 माइनस nRT1। P को हम ले लेंगे, P
V2 माइनस V1 इजकल टू NR T2 माइनस T1। चूंकि V2 माइनस V1 इजकल होगा डेल्टा V एंड T2 माइनस T1 इजकल हो जाएगा डेल्टा T। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो P डेल्टा V इजकल टू आएगा हमारा NR डेल्टा T। क्लियर बात? तो P डेल्टा V की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे NR डेल्टा T। तो NCP डेल्टा T इजकल टू आ जाएगा NCV डेल्टा T प्लस NR डेल्टा T। ओके, तो दोनों साइड में डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय N डेल्टा T। N डेल्टा T से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा CP इजकल टू CV प्लस R, या इसको इस साइड में ले लेंगे CP माइनस CV इजकल टू R। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये डेरिवेशन आपके BSc MSc या 11-12 इसको एकेडमिक पर्पस आ जाता है और न्यूमेरिकल बनते हैं इन पर बेस्ड कंपटीशन के पर्पस से। क्लियर बात? तो इसको आप ध्यान से समझ लेना, CP माइनस CV इजकल टू R। ओके, अच्छा, एक इनके बीच एक रिलेशन और है, CP और CV के बीच एक अनदर रिलेशन है जो पाइसन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। वो रिलेशन क्या है उसको जरा ध्यान से समझना। जो इनका जो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ CP एंड CV, वो पाइसन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि CP अपॉन CV इजकल टू होता है गामा। CP अपॉन CV इजकल टू होता है गामा। अब ये गामा की वैल्यू अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होती है। फॉर मोनोन्यूक्लियर, फॉर डायटोमिक, फॉर ट्राइएटोमिक, अलग अलग गैसेस के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। क्लियर? सपोज फॉर डायटोमिक के लिए 1.33, 1.54 ट्राइएटोमिक, इस तरह से इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो आप ये रिलेशन भी लिख सकते हैं, CP अपॉन CV इजकल टू गामा। गामा को बोलते हैं पॉइसन रेशियो। पाइसन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रिलेशन दिया था, CP अपॉन CV इजकल टू गामा और CP माइनस CV इजकल टू R। ये दोनों रिलेशन है जो CP और CV के बीच एक रिलेशनशिप प्रूव करते हैं। तो इनको जरा ध्यान से नोट कर लीजिए आप। ओके, तो स्टूडेंट्स ये कुछ नए टॉपिक्स है इसी यूनिट के, इनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी। क्लियर बात? एंथैल्पी का कंसेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके। एंथैल्पी हम डिफाइन कर चुके थे, क्या होगा एंथैल्पी, H इक्वल हो जाता है E प्लस PV। और ये क्या कहता है स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी, इसका मीनिंग है एट STP, at STP standard temperature and pressure, at STP heat of reaction, at STP heat of reaction or change in enthalpy, heat of reaction or change in enthalpy is said to be standard heat of reaction or standard enthalpy, यानी change in enthalpy at standard temperature is said to be standard heat of reaction। क्लियर है? अब इसके लिए कुछ पैरामीटर है, कौन से पैरामीटर इसको इफेक्ट डालते हैं। इसके लिए एक पैरामीटर है फिजिकल स्टेट का। फिजिकल स्टेट का पैरामीटर कैसे इफेक्ट डालता है उसको एक केमिकल रिएक्शन के बिहाफ पर समझते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन गैस है और ये भी ऑक्सीजन गैस है। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस कंबाइन करके वाटर गैस बना रही। क्या बना रही? वाटर गैस। तो इसके लिए जो डेल्टा H की वैल्यू होगी -241.8 किलो जूल है। लेकिन अगर ये लिक्विड बना रही हो, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर वाटर लिक्विड बना रही हो, तो उस केस में डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी -288.8 किलो जूल। यानी लिक्विड स्टेट जैसे स्टेट लिक्विड साइड की साइड में जा रही तो इसकी वैल्यू क्या हो रही? इंक्रीज हो रही। और जैसे सॉलिड की साइड में जाएगी और इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या होगी? सॉलिड की ज़्यादा होगी, लिक्विड की उससे कम और गैस की सबसे कम होगी। इसका जो ऑर्डर होगा ये होगा हमारा। क्लियर बात? इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी। बेसिकली एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर
द चेंज इन एंथैल्पी सेड टू बी स्टैंडर्ड, चेंज इन एंथैल्पी सेड टू बी स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। क्लियर बात? और ये फिजिकल स्टेट भी इस तरह से डिपेंड करती है, सॉलिड की सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड की उससे कम, और गैसेस की सबसे कम होती है। क्लियर बात? और नेक्स्ट है हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन किसी भी गैस के किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर फ्यूज करने के लिए रिक्वायर्ड जो हीट होगी उसको बोलेंगे हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन जैसे वाटर के 1 मोल ले लिया हमने, तो इसको हमने क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया, तो सॉलिड टू लिक्विड कर दिया, तो सॉलिड स्टेट में था, ये आइस की फॉर्म में था और ये लिक्विड की फॉर्म में हो गया। तो इसके कन्वर्जन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई उसको बोलेंगे हीट ऑफ फ्यूजन। समझ आ रही बात? सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए 1 मोल किसी सब्सटेंस के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसको बोलेंगे हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर बात? ये छोटी छोटी कुछ डेफिनेशन सब कभी कभी पूछ ली जाती है, इसलिए इनको भी आप समझ लीजिए। नेक्स्ट है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन at standard temperature and pressure for a 1 mole of a substance, the energy required to convert liquid state to gaseous state is said to be heat of vaporization। यानी 1 मोल वाटर के लिक्विड का कन्वर्जन 1 मोल ऑफ वाटर के गैस में कन्वर्ट करने के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी उसको बोलेंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर बात? सिमिलरली हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या होते हैं? हीट ऑफ सब्लिमेशन फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर फॉर ए 1 मोल ऑफ ए सॉलिड कन्वर्ट टू 1 मोल ऑफ गैस रिक्वायर्ड हीट इज सेड टू बी हीट ऑफ सब्लिमेशन। जैसे हमने ले लिया 1 मोल ऑफ आयोडीन सॉलिड और 1 मोल ऑफ आयोडीन सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है 1 मोल ऑफ आयोडीन गैस में, तो इसके कन्वर्जन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई उसको बोल देंगे हीट ऑफ सब्लिमेशन। क्लियर? फॉर अनदर एग्जांपल 1 मोल ऑफ सॉलिड सोडियम converting 1 mole of sodium in gas required energy is said to be heat of sublimation। तो ये कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस थी, ये आपको नोट करनी और ये इनको आप ध्यान से इनके नोट्स बनाते हुए चलना है। क्लियर बात? इनको जरा नोट कर लीजिए। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट टर्म्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वो एक हमारी अन्य होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन, उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद सुटेबल एग्जाम्पल। क्लियर? इसको जरा ध्यान समझ लेना आप अभी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है बाहर, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर बात? इनके लिए डेल्टा एच यानी एंथैल्पी चेंज की वैल्यू कैसी होती है, हमेशा नेगेटिव होती है, और इंटरनल एनर्जी चेंज की वैल्यू भी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। जिन रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज की वैल्यू नेगेटिव होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब डेल्टा एच क्या होता है हमारा? डेल्टा एच होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा ये रिएक्टेंट की जो एंथैल्पी होती है दैट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, जब ये सब ग्रेटर होगा तो उस केस में क्या होगा, डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी, और इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो वो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूँ हैबर प्रोसेस की, N2 गैस प्लस 3H2 गैस कन्वर्ट इनटू 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस, और इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू होती है नेगेटिव, तो इसको हम यहीं पर लिख सकते हैं 93.3 किलो जूल इस टाइप से। और इस रिएक्शन को हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए लिखा जाता है ऐसे N2 गैस प्लस 3H2 गैस रिवर्सिबिलिटी 2NH3 गैस, इसके लिए दूसरा लिख दे डेल्टा एच इक्वल टू माइनस 93.3 किलो जूल, यानी डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। बात समझ आ रही नहीं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनमें एनर्जी बाहर रिलीज होती है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज होता है, एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच इक्वल टू HP माइनस HR, ठीक है। और रिएक्टेंट की जो एंथैल्पी होती है प्रोडक्ट की एंथैल्पी से ग्रेटर देन होती है, तभी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है। क्लियर बात? अच्छा, अब नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन।
एंडोथर्मिक उष्मा शोषी रिएक्शन या अभिक्रिया। क्लियर। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिनमें एंथैल्पी चेंज की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और इंटरनल एनर्जी चेंज की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। उनके लिए डेल्टा एच जो होता है हमारा, डेल्टा एच क्या होता है, एच टी माइनस एच आर, यानी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा एच टी जो होगा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है। तो उस केस में क्या होगा, डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और इंटरनल एनर्जी चेंज की वैल्यू कैसी होगी, वो भी पॉजिटिव होगी। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा होगा तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और इसका आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारा नाइट्रोजन गैस N2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस का ले लेते हैं, और ये कंबाइन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगी। N2 गैस इजकल टू 2NO, और इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं। इसकी वैल्यू होती है 180.5 किलो जूल। और इस रिएक्शन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, N2 प्लस O2 गैस प्लस 180.5 किलो जूल इजकल टू 2NO। इस रिएक्शन से क्या स्पष्ट हो रहा है, यानी इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसमें तो एनर्जी रिमूव हो रही बाहर, लेकिन इसमें इतनी एनर्जी क्या हो रही है, रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीटिशन, यानी कंप्लीट करने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसलिए इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है। इनको बिल्कुल डिटो इसी तरह से नोट करना, और ये बहुत ही ये टेक्निकल चीज़ है, ये समझ में आनी चाहिए आपको। कॉम्पिटिशन में इन पर बेस्ड ही प्रॉब्लम बनती है कि डेल्टा एच की वैल्यू किसके लिए पॉजिटिव होती है और किसके लिए नेगेटिव होती है, एंथैल्पी चेंज किसके लिए पॉजिटिव होता है, किसके लिए नेगेटिव होती है। ये कॉम्पिटिशन में इन पर बेस्ड प्रॉब्लम अराइज होती है। नोट कर लीजिए साफ साफ इनको। ओके। इस वीडियो लेक्चर में हम दो टर्म्स हमारे बॉन्ड ऑफ एंथैल्पी एंड हीट ऑफ कम्बशन, ये दो टर्म्स वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि वीडियो की लेंथ लगभग 23 मिनट हो गई, हम ये दो टर्म डिस्कस कर लेते हैं, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे हेस लॉ, और हेस लॉ का एप्लीकेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए बात करते हैं बॉन्ड ऑफ एंथैल्पी। बॉन्ड ऑफ एंथैल्पी वो हीट की वो अमाउंट होता है जो किसी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द कंप्लीशन ऑफ ए केमिकल बॉन्डिंग इज सेड टू बी बॉन्ड ऑफ एंथैल्पी, या वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए आवश्यक होता है, उसको बोलते हैं बॉन्ड ऑफ एंथैल्पी। और बॉन्ड हीट ऑफ कम्बशन ये इसका रिवर्स होता है। बॉन्ड किसी सब्सटेंस के बॉन्ड को कम्बशन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं हीट ऑफ कम्बशन। क्लियर बात। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए लाभदायक सिद्ध रहा होगा। यदि कोई बात आपको समझ में न आई तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके कमेंट रीड करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान दे सकूं। और यदि वीडियो वास्तव में अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक यू।